बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस चैप्टर का अगला आर्टिकल आस्मो रेगुलेशन इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने इसको पढ़ा हुआ है आस्मो रेगुलेशन, इसमें क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। और ये रेगुलेशन किसके दरमियान होगी कि मसला से एक सेल है, तो सेल तो इसके अंदर साल्ट्स का एक्सचेंज, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको रेगुलेशन का नाम दिया जाएगा। तो इसको आस्मो रेगुलेशन कहा जाएगा कि एक सेल और उसकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके दरमियान वाटर और साल्ट्स की एक्सचेंज होती है, जिसको आस्मो रेगुलेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद है वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। कि वाटर रिलेशंस ऑफ सेल, इसमें 3 पॉइंट आते हैं। एक तो ये है कि वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, तो ये भी सेकंड चैप्टर में आता है। सॉल्वेंट उसको कहा जाता है जिसमें कोई चीज़ हल हो जाए। तो वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर ऑल सॉल्यूट्स इन द सेल। कि सेल के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स होंगे जो वो पानी में हल हो जाते हैं, तो इस तरह से वाटर जो एक सॉल्वेंट के तौर पर मौजूद होगा। दूसरा, cells are adapted to defined quantity of water in relation to साल्ट्स। के साल्ट्स के लिहाज से सेल में पानी की एक माकूल मकदार मौजूद होती है। और तीसरा, होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म होगा, होम्योस्टेसिस जिसको कहा जाता है, होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म मौजूद होगा, क्योंकि सेल के अंदर साल्ट और वाटर उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगा। तो ये इसका इब्तदाई है। अब हम आगे देखेंगे बैलेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इन सेल्स। बैलेंस ऑफ salts and water in the cell, इसमें हम 3 कंडीशंस उनको डिस्कस करेंगे। एक उसको कहा जाता है आइसोटोनिक, और जो दूसरा है उसको कहा जाएगा हाइपोटोनिक, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। तो उसको हम हाइपरटोनिक का नाम देंगे।
हाइपरटोनिक। अब जहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब सेम होते हैं, और जब हाइपो का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब लो होगा। हाइपो का मतलब क्या होगा? लो। और जब हाइपर आ जाता है तो हाइपर का मतलब हो जाता है हाई। और टोनिक उसका मतलब कंसंट्रेशन होगा। तो अब आप इसको आप समझ गए होंगे कि हमने क्या जो है वो स्टडी करना है। अब इस तरह से एक सेल है, सपोज करें कि इस तरह से एक बीकर है और उसमें ये सेल है, और ये सेल की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जहाँ पर सेल जो है इसकी ये इंटरनल इन्वायरमेंट होगी, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब जहाँ पर दोनों इन्वायरमेंट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी, सेम कंसंट्रेशन होगी। तो जब सेम कंसंट्रेशन होती है तो फिर सेल की इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ मटीरियल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम है, साल्ट की कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हाइपोटोनिक का, एक बात ये में रखिएगा कि जहाँ पर हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, तो इसमें जिस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो इन्वायरमेंट को डिस्कस किया जाता है। इन्वायरमेंट का रेफरेंस देंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का रेफरेंस देंगे, ये बात ये में रखेगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करें, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अब अगर इसको आप इस तरह समझ लें, इस तरह से ये बीकर है और इसमें जहाँ पर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेल की होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इसके अंदर इस तरह से एक सेल मौजूद है। अब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी इसमें इस तरह से तीन कंडीशन डेवलप हो सकती हैं कि एक तो हो सकता है डाइल्यूट, या ये कह लें कि जिसको हम कहते हैं प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, और एक होता है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। क्या कहते हैं? डाइल्यूट, कि जो डाइल्यूट हो, जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन कम हो, यानी लो कंसंट्रेशन, low concentration of salts than the cell, than the cell। अब सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन कम है।
अब जहाँ पर जितने साल्ट कम होंगे उतना वाटर तेज़ी के साथ सेल के अंदर मूव करेगा, उसकी मूवमेंट सेल की तरफ होगी। क्योंकि आपने एक प्रोसेस सुना होगा जिसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब सेल के अंदर लो वाटर पोटेंशियल है जबकि बाहर हाई वाटर पोटेंशियल है। तो जहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है बाहर, जबकि सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, जिसकी वजह से जो वाटर है ये सेल के अंदर मूव करेगा। तो पानी सेल के अंदर जाएगा। तो जब पानी सेल के अंदर दाखिल होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये सेल टर्जड हो जाएगा, ये सेल स्वेल कर जाएगा, सेल टर्जड हो जाएगा। और इस तरह से सेल के अंदर पानी का दाखिल होना, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो अब कंसनट्रेटेड नहीं रहेगा। यानी हाइपोटोनिक रेंडर्स इंटरनल सेल सॉल्यूशन डाइल्यूट, कि जिसकी वजह से इंटरनल सेल सॉल्यूशन वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर एनिमल सेल है तो उसको इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेल अगर टर्जड हो जाता है, वो पूरा स्वेल कर जाता है, ज़्यादा स्वेल हो जाता है, तो सेल बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, जिससे सेल की डेथ हो जाएगी। ये हो जाएगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहा जाएगा। तो इन केस ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वाटर एंटर्स द सेल, और जिसके नतीजे के तौर पर सेल स्वेल हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, वो टर्जड हो जाएगा, और इसकी वजह से सेल को नुकसान हो सकता है, और ख़ास तौर पर एनिमल सेल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनिमल सेल के इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल उसके इर्द गिर्द सेल वाल मौजूद होती है। तो सेल वाल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो वो उस प्रेशर को रजिस्ट कर सकता है, जबकि एनिमल सेल ऐसा नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए फिर ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज़्म होते हैं। तो उसकी वजह से जो सेल होते हैं वो अपना एक्सेस वाटर बाहर रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सेलुलर लेवल पर कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं, ऑर्गन लेवल पर कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल पर कंट्रोल सिस्टम मौजूद होगा जो कि कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ये किसको कहा जाएगा? हाइपर का मतलब ज़्यादा है, तो हाइपर से मुराद ज़्यादा है। तो जहाँ पर ये होगा कि जो इस तरह से बीकर है और जहाँ पर ये सेल है और जहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी उसमें साल्ट ज़्यादा होंगे। तो ये जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है इसमें अब ये होगा कि सेल के अंदर बाहर की निस्बत
यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की निस्बत वाटर ज़्यादा होगा, जिसके नतीजे के तौर पर जहाँ से वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगा, और जब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगा तो उसके नतीजे के तौर पर सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब वहाँ पर आपने पढ़ा कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है रेंडर्स सेल सॉल्यूशन डाइल्यूट, लेकिन जहाँ पर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट रेंडर्स सेल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि जहाँ से वाटर ये बाहर की तरफ मूव करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगा, और जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये सेल इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेल श्रिंक कर जाएगा। तो जहाँ पर श्रिंकेज हो जाएगी, श्रिंकेज ऑफ सेल, सेल की श्रिंकेज हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसी इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट ज़्यादा होंगे उसको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहा जाएगा। इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है, सेल के लिहाज से नहीं करना, आपने इन्वायरमेंट के लिहाज से बताना है। क्योंकि जो लफ्ज़ आता है वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा होगा तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, अगर उसमें साल्ट ज़्यादा होंगे तो वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहलाएगी। तो ये था कि ऑस्मोरेगुलेशन, ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये कंडीशंस क्या होती हैं। तो इनको आपने अपने ज़हन में रखना है, क्यों आगे चैप्टर में इनको बार बार आप लोग स्टडी करेंगे, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझ दें। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। तो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं ये मुख्तलिफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट हैबिटेट्स। हैबिटेट ग्रो करने की जगह को कहा जाएगा, जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं उसको हैबिटेट कहा जाता है, रहने की जगह को हैबिटेट कहा जाता है। अब डिफरेंट हैबिटेट होंगे, जैसे जहाँ पर यानी एक होता है कि अबंडेंट वाटर सप्लाई होगी, अबंडेंट वाटर सप्लाई, कि जहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। और एक हो ऐसा हैबिटेट होगा जिसमें मॉडरेट वाटर सप्लाई होगी, मॉडरेट वाटर सप्लाई। और एक होगा जहाँ पर सीवियरली ड्राई ट्रस्टियल कंडीशंस होंगी, ट्रस्टियल कंडीशंस होती हैं। तो सीवियरली ड्राई ट्रस्टियल कंडीशंस। अब जो अबंडेंट सप्लाई, यानी जो प्लांट
वाटर के नज़दीक जब पानी में ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है, हाइड्रोफाइट। और जो मॉडरेट वाटर सप्लाई में उनको मीज़ोफाइट कहा जाता है, मीज़ोफाइट, उनको मीज़ोफाइट कहा जाएगा। और जो रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो, वहाँ पर जो सर्वाइव करते हैं उनको ज़ीरोफाइट कहा जाता है, ज़ीरोफाइट। अब हाइड्रो का मतलब वाटर होगा, वाटर, और फाइट का मतलब प्लांट होगा। तो वाटर, प्लांट, तो इनको हाइड्रोफाइट का नाम दिया जाएगा, हाइड्रोफाइट। और मीज़ो यानी जहाँ पर मॉडरेट वाटर सप्लाई होगी, मॉडरेट, तो उनको मीज़ोफाइट कहा जाएगा। अब ज़ीरो यानी जहाँ पर ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशंस हों, ड्राई कंडीशंस हों, ड्राई कंडीशंस, उसके लिए लफ्ज़ ज़ीरो का लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। और फाइट का मतलब प्लांट होगा, यानी जो सीवियरली ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जैसे डेजर्ट होते हैं। अब जो हाइड्रोफाइट हैं वो हाइड्रोफाइट जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर यानी जो नदी नालों का पानी होता है, नदी नालों का पानी। अब आप देखें जो फ्रेश वाटर है वो नदी नालों का वाटर है, उसमें साल्ट कम होंगे, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है उसमें साल्ट ना होने के बराबर होते हैं। इसलिए वो कौन सी इन्वायरमेंट बनेगी, वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बनेगी। अब ये इन्वायरमेंट कौन सी बनेगी, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बनेगी, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट उसको कहा जाएगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और जिसकी वजह से पानी प्लांट के अंदर दाखिल होगा, प्लांट सेल्स में दाखिल होगा। अब जब प्लांट सेल के अंदर दाखिल होगा, प्लांट के जो लीव्स हैं उनमें दाखिल होगा, उसके स्टेम में दाखिल होगा, तो इनके जो लीव्स होते हैं ये लार्ज होंगे, लार्ज लीव्स होंगे, लार्ज लीव्स इसलिए होंगे कि ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि पौधे से पानी का बखरात बनकर ओढ़ना, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। स्टोमेटा लीव में होते हैं। और जहाँ पर ख़ास बात ये है कि इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं ये अपर सरफेस पर होते हैं, स्टोमेटा, तो ये अपर सरफेस में होंगे स्टोमेटा, इन अपर सरफेस, जबकि आम प्लांट्स में ये लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। तो जहाँ पर लीफ का साइज़ भी बड़ा होगा और स्टोमेटा भी अपर सरफेस में होंगे, इस तरह से ये एक्सेस वाटर को तेज़ी के साथ ट्रांसपायर कर सकते हैं और इस तरह से अपने अंदर पानी की जो अमाउंट है उसको कांस्टेंट रख सकेंगे और इनमें फ्लडिंग ऑफ वाटर नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सेस वाटर को स्टोमेटा के लिए बाहर मूव करते रहेंगे। ये इनकी अडाप्टेशन है हाइड्रोफाइट्स की। अब मीज़ोफाइट जो होते हैं इनमें जो होता है कि कभी वाटर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, कभी वाटर सप्लाई कम हो जाती है। अगर वाटर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन कर जाएंगे, अगर वाटर सप्लाई कम हो जाती है स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे। तो इसमें अगर एक्सेस वाटर सप्लाई है, एक्सेस वाटर सप्लाई, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और अगर वाटर की सप्लाई लेस है तो लेस वाटर सप्लाई, तो इसमें स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे, तो इसमें स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे।
में सिंपल अडाप्टेशन है। अब मीज़ोफाइट में ये मैंगोज ये आ जाते हैं, शीशम आ जाते हैं, ये सारे मीज़ोफाइट में आ जाते हैं। अब सीवियरली ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशंस, अब जिनको हम ड्राई डेजर्ट कंडीशंस का नाम देते हैं। अब जो डेजर्ट कंडीशंस होती हैं वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं, यानी ये अडाप्टेशंस होंगी, अडाप्टेशंस ऑफ ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स यानी एक तो स्मॉल लीव्स होंगे, स्मॉल लीव्स होंगे और थिक होंगे, और दूसरा इनकी जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल ये थिक होगी, थिक और लेदरी होगी, थिक होगी, लेदरी होगी। अब अगर क्यूटिकल थिक है, लेदरी है, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपरेशन का जो अमल है वो कम हो जाएगा। अगर लीव स्मॉल हैं ट्रांसपरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से ये अडाप्टेशंस इनमें मौजूद हैं। और तीसरी इनमें जो अडाप्टेशंस पाई जाती है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा ये लोअर सरफेस में होते हैं यानी लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, लेकिन ये लीफ के अंदर एम्बेडेड होते हैं। स्टोमेटा एम्बेडेड in lower surface, in depressions, in depressions, in lower surface, lower surface। तो लोअर सरफेस जो है उसमें इस तरह से मसला अगर लीफ है इस तरह से, और ये इसकी लोअर सरफेस है, तो इस तरह से जहाँ पर इस तरह के डिप्रेशन डेवलप हो जाते हैं, और स्टोमेटा जहाँ पर मौजूद होंगे डिप्रेशंस के अंदर मौजूद होते हैं स्टोमेटा। तो ये एक अडाप्टेशन इसलिए है कि जो ट्रांसपरेशन रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके, स्टोमेटा पर कम लाइट फॉल करे और जो ट्रांसपरेशन है वाटर की वो कम हो, ये एक अडाप्टेशन है। और एक अडाप्टेशन ये भी होती है कि अगर लीव्स लार्ज होंगे इनमें, या ये कह लें कि लीव्स ज़्यादा होंगे तो स्टेम रिड्यूस होगा। अगर स्टेम मौजूद है तो फिर लीव्स रिड्यूस होते हैं, यानी स्पाइंस की सूरत में मौजूद होते हैं, कांटों की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि वो सरफेस एरिया जहाँ से ट्रांसपरेशन होती है उसको रिड्यूस किया जा सके। और एक आपने नाम सुना होगा कैक्टस, कैक्टस। तो ये एक आप कह लें कि ज़ीरोफाइट है, प्लांट है, तो इसको मजमूई तौर पर जमा इसका कैक्टाई बनता है। अब ये जो कैक्टस है या कैक्टाई है, तो ये जब रेनी कंडीशंस होती हैं तो पानी को स्टोर कर लेते हैं, और जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो इनके लीव्स शट कर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और इसलिए झड़ जाते हैं ताकि पानी कम से कम ट्रांसपायर हो। तो इस तरह से ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो अपने माहौल के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स का, ताकि उनके अंदर पानी की कमी ना हो। तो ख़ास किस्म के इनके अंदर अडाप्टेशंस मौजूद हैं ज़ीरोफाइट के अंदर। तो अल्लाह हाफ़िज़।